न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिंगल फेस AC सर्किट का सेकंड पार्ट। पिछले जो सेशन है उसमें अपन ने सिंगल फेस AC सर्किट के बेसिक्स देखे थे, कुछ परिभाषाएं देखे थे। आज उसी परिभाषाओं को आगे लेकर आगे की परिभाषाओं को और कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर अपन चलते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर टॉपिक है सिंगल फेस AC सर्किट, जिसमें एक ये साइन वेव बनी हुई है, जिसमें एक कंप्लीट साइकिल बनाया गया है, जिसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो है आपका एक कंप्लीट साइकिल बनाया गया है। ठीक है, जिसमें ये आपका E मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड वाला भाग है, और ये I1, I2, I3 और I4 ये तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखा रहा है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू जो है AC सर्किट से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में अपन ने या पिछले पार्ट में जो है ना अपन ने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़े थे। तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड था, वैसी जो RMS वैल्यू जो है वो आपका हीट से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर भी अपने को AC और DC दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये जो आपका RMS वैल्यू होता है वो किसी भी दिए गए सर्किट में AC का वह मान होता है जो एक निश्चित समय पर देने पर जितना वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा वही DC पर भी उत्पन्न करता है। कहने का मतलब कि यदि किसी कोई निश्चित सर्किट है उसमें जब अपन DC सप्लाई किसी सर्किट में दे रहे हैं तो जितने समय के लिए दे रहे हैं उतने ही समय के लिए यदि किसी AC सर्किट को दिया जाए तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो दोनों में एकदम बराबर होगी। इसको अभी यदि अपन फॉर्मूले के रूप में समझे तो RMS वैल्यू को फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले ये जैसे RMS है, RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को जितने भी क्षणिक मान है सबको जो है स्क्वायर करके उनका माध्य निकाल के बाद में वर्गमूल करना पड़ता है। ये आपके तात्क्षणिक मान है I1, I2, I3, IN तक सभी का स्क्वायर किया गया और उसके बाद उनका माध्य निकाला गया और बाद में उसका वर्गमूल लगाया गया। तो इनको जब कैलकुलेट किया गया तो अपन देखेंगे कि जो आपकी RMS है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आपकी करंट की है वो आपकी Imax इंटू 0.707 होगी। उसी प्रकार से यदि अपन EMF की बात करेंगे तो EMF भी जो होगी आपकी, यदि RMS वैल्यू की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, फिर से यहाँ पर Emax आ जाएगा Imax की जगह इंटू 0.707। मतलब चाहे आप करंट की बात करो चाहे EMF की बात करो, दोनों में सिर्फ यहाँ की वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाएगी। करंट के लिए आपको Imax लेना पड़ेगा जबकि EMF के लिए Emax लेना पड़ेगा। तो ये है आपका रूट मीन स्क्वायर। अपना अगला टॉपिक है अब फॉर्म फैक्टर। जैसा आपको दिख रहा है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है आपका RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के जो अनुपात है उसको फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। मतलब फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आपका RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है ये दो क्वांटिटीज के बीच में अपने को देखना पड़ेगा, या तो EMF के रूप में या तो करंट के रूप में। यहाँ पर जैसे सबसे पहले अपन ने EMF के रूप में लिए हैं, E मतलब EMF यानी EMF का RMS वैल्यू बटे EMF का एवरेज वैल्यू। अब जो अपन ने पिछले फॉर्मूले में देखे थे कि जो आपका EMF का RMS वैल्यू होता है वो Emax इंटू 0.707 होता है। उसी प्रकार से जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो Emax इंटू 0.637 होता है। तो जब इनको कैलकुलेट किया जाता है तो ये आपस में कट जाएंगे और इनको जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.11। इसका मतलब है कि जो आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है उनका जो फॉर्म फैक्टर है वो 1.11 होता है। उसी प्रकार से यदि अपन करंट के रूप में लेंगे तो वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका IRMS बटे I एवरेज। तो इसका IRMS बराबर भी हो जाएगा आपका Imax इंटू 0.707 बटे Imax इंटू 0.637, और इसकी भी वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आएगी 1.11। मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चाहे आपकी EMF हो चाहे करंट हो, दोनों के लिए जो फॉर्म फैक्टर है वो उसका मान बिल्कुल सेम रहता है 1.11, चाहे EMF हो चाहे करंट हो। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म फैक्टर देख सकते हैं जो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात है। तो आपके पास टॉपिक है वो है पीक फैक्टर, या जिसका दूसरा नाम है क्रेस्ट फैक्टर, या एक और नाम हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड फैक्टर। जो आपका पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर ये जो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू का अनुपात होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू और जो RMS वैल्यू है ये भी आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब वोल्टेज और करंट दोनों के रूप में हो सकती है। तो मतलब होता है आपका पीक फैक्टर बराबर मैक्सिमम वैल्यू बटे RMS वैल्यू। यहाँ पर भी सबसे पहले अपन EMF का अगर पीक फैक्टर निकालने की कोशिश करें, EMF के लिए पीक फैक्टर
तो सबसे पहले अपने को EMF के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब Emax। उसी प्रकार से आपको RMS वैल्यू भी लेना पड़ेगा EMF के लिए, तो ये आपका आ जाएगा ERMS। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो Emax तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो आपका RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू के लिए जो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़े थे, Emax इंटू 0.707। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये Emax से Emax कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा अपने पास 1/0.707। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो मान आता है वो होता है आपका 1.41। ये है आपका EMF के लिए पीक फैक्टर। उसी प्रकार से सेम टू सेम जब अपन करंट के लिए पीक फैक्टर निकालते हैं तो ये भी आपकी वैल्यू आती है 1.41। तो इस प्रकार से यहाँ पर पीक फैक्टर को अपन ने देखा, जो मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू का अनुपात होता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका फेज। फेज क्या होता है, तो इस डायग्राम में देखेंगे, बेसिक वाले डायग्राम में, ये अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरकर जो AC का विकास हो रहा है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो विकास हो रहा है, मतलब ये जो साइकिल बन रही है उसको बोला जाता है फेज। अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरकर AC का विकास, ये आपका फेज कहलाता है। अब ये आपके फेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इन फेज और एक होता है आउट ऑफ फेज। तो इसको इन फेज और आउट ऑफ फेज को अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ये डायग्राम है, इसको यदि मैं A नाम दूं तो ये डायग्राम आपका इन फेज के लिए। इन फेज का मतलब है कि जो आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, जैसे उदाहरण के लिए यदि अपन EMF और करंट को लेकर चले तो यहाँ पर देखेंगे कि ये A वाली जो आपकी साइकिल है ये आपकी EMF की मान लेते हैं और B वाली जो है करंट की मान लेते हैं। तो देखते हैं कि दोनों क्वांटिटीज जब एक ही समय पर देखते हैं कि दोनों अधिकतम मान और न्यूनतम मान, वैसे यहाँ पर भी अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोनों पर एक समान या एक समय पर पहुँचते हैं तो इनको इन फेज राशियाँ बोला जाता है। जबकि अगर अपन आउट ऑफ फेज की बात करते हैं तो इसमें जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो कभी भी एक साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर नहीं पहुँच पाते। या दूसरे शब्दों में यदि मैं बोलूँ कि इन फेज उन राशियों को बोला जाएगा जिसमें जो बनने वाला जो साइकिल है वो यदि दोनों अपना साइकिल एक ही समय में कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको इन फेज राशियाँ बोला जाता है। जबकि अगर दोनों अलग अलग समय पर अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उनको आउट ऑफ फेज राशियाँ बोला जाता है। अब इनको यदि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो इन फेज राशियों के लिए यहाँ पर जब अपन EMF और करंट को लेकर चलते हैं तो दोनों जो है एक साथ चलेंगे, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है या जो होने वाला समय है वो एकदम समान है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। फेज डिफरेंस को थीटा के द्वारा या फाई के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब वैसे ही अगर अपन आउट ऑफ फेज की बात करेंगे कि जब दोनों अल्टरनेटिंग जो राशियां हैं वो एक साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर नहीं पहुंच रही है या दोनों का साइकिल जो है वो एक साथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस बनेगा। जैसे यहाँ पर अपन ने थीटा लिए हैं, ये इनके बीच का फेज डिफरेंस है। ये थीटा का मान 0 से अधिक होगा हमेशा, या 90 180 भी हो सकता है, मतलब 0 से हमेशा अधिक ही होगा। तो यहाँ पर जो है अगर इसको आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया जाए तो देखेंगे कि आपका जो A वाली राशि है वो अपनी पहले साइकिल कंप्लीट कर रही है। ये आपकी, इसको मैं यदि A वाले को EMF के लिए लेकर चलूँ और B वाले को करंट के लिए लेकर चलूँ तो ये यदि अपन ने EMF का ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाए और तो आपका करंट जो है वो इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में देख रहे हैं यहाँ पर थीटा जो है फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर थीटा फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने इन फेज और आउट ऑफ फेज को देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। इन फेज उन राशियों को बोलेंगे जिसमें जो आपका अधिकतम और न्यूनतम मान जो है दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, जबकि आउट ऑफ फेज में अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों एक ही समय पर नहीं पहुंच पाते। इनको बोलते हैं इन फेज और आउट ऑफ फेज। उनके लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे तो ऐसा बनेगा। अब जो दोनों अलग अलग समय पर पहुंचेंगे या दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, थीटा फेज डिफरेंस है, तो उनका वेक्टर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा।